गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, पाचन एवं अवशोषण। इस क्रम में हमने पिछले लेक्चर में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है, अलग अलग हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं उसमें कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट होते हैं, पाचक एंजाइम, और किस प्रकार ये भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने में सहायक होते हैं, ये सब हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे इन्हीं पचे हुए भोजन को या जो जटिल अणु से सरल अणु में कन्वर्ट कर दिया गया है, उन पचित उत्पादों का अवशोषण या एब्जॉर्प्शन किस प्रकार होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स। पचे हुए जो खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे विटामिन, लवण, जल, इनको आंत्र की जो उपकला कोशिकाएं हैं इनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और रुधिर या लसिका में इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, इसका अवशोषण कर लिया जाता है, इसे ही अवशोषण कहते हैं। अधिकांश पदार्थों का अवशोषण जो है वो क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत में होता है और इसमें जो अनेक वलन पाए जाते हैं और लाखों करोड़ों जो रसांकुर या विलाई पाए जाते हैं, सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, इनकी उपस्थिति के कारण छोटी आंत की जो श्लेष्मिका है ना, यानी जो कवरिंग है, उसका जो अवशोषणकारी सतह है उसका क्षेत्रफल 1000 गुना लगभग बढ़ जाता है, जिसके कारण यहाँ पर अधिकांश भोज्य पदार्थों का अवशोषण होता है। श्लेष्मा की उपकला कोशिकाओं में पाए जाने वाले जो विलाई होते हैं, सूक्ष्मांकुर होते हैं, ये मिलकर ब्रुश बॉर्डर का निर्माण करते हैं। प्रत्येक रसांकुर में एक केंद्रीय लसिका कोशिका और रुधिर कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें जो पचे हुए भोजन का अवशोषण है उसे मिला दिया जाता है और ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से हमारे पूरे बॉडी में पहुंचता है। मोनोसेक्राइड्स, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, अमीनो एसिड्स, ग्लिसराइड और वसा अम्ल पाचन के अंतिम उत्पाद होते हैं जो कि मुख्यतः अवशोषित किए जाते हैं। तब अवशोषण की मुख्य क्रियाविधियां हैं, 2 प्रकार से होती है ये, सक्रिय अभिगमन के द्वारा और निष्क्रिय अभिगमन के द्वारा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड इनएक्टिव ट्रांसपोर्ट। अमीनो अम्ल और ग्लूकोज का अवशोषण जो है वो सक्रिय अभिगमन यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा रुधिर में होता है और एक्टिव जहां पर शब्द आया वहां पर एटीपी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो इस अभिगमन के लिए ऊर्जा सोडियम सह अभिगमन के द्वारा प्राप्त किया जाता है और इस तंत्र में सोडियम और खाद्य पदार्थ एक साथ ही अवशोषित किए जाते हैं। सोडियम आयन यहाँ पर अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सोडियम आयनों को उपकला सोडियम से बाहर सक्रिय अभिगमन पहले हो जाता है। इस अभिगमन के लिए एटीपी के द्वारा ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। सोडियम के बाहर जाने से कोशिका के अंदर सोडियम की कमी हो जाती है, इसलिए सुगमीकृत विसरण की प्रक्रिया के द्वारा आंत्र की गुहिका से सोडियम आयन उपकला कोशिका में परिवहित होते रहते हैं, बहते रहते हैं। इस प्रक्रिया में एक परिवहन प्रोटीन सोडियम और खाद्य पदार्थ ग्लूकोज या अमीनो अम्ल के साथ साथ परिवहित तभी करती है जब दोनों पदार्थ इस प्रोटीन से संलग्न हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। दोनों पदार्थ जुड़ जाने पर सोडियम विद्युत रासायनिक प्रवणता ग्रेडियंट के कारण कोशिका के भीतर चले जाते हैं। इस प्रकार सोडियम ग्लूकोज या सोडियम अमीनो अम्ल साथ साथ परिवहित हो जाते हैं। इसे ही सोडियम अभिगमन कहा जाता है। वसा का जो अवशोषण है वह वसी अम्ल, कोलेस्ट्रॉल और मोनोग्लिसराइड के रूप में विसरण के द्वारा लसिका में होता है। पित्तरस का अवशोषण में महत्वपूर्ण कार्य होता है। इन वसाओं के साथ पित्तरस मिलकर जटिल संरचनाएं बना लेते हैं जिनको कि मिसेस कहा जाता है और ये काइम में विलय हो जाता है। प्रत्येक मिसेस वसा एवं पित्त लवणों की छोटी गोलाकार और बेलनाकार गोलिका होती है जिसका कि व्यास जो है वो 3 से 6 मिलीमीटर होता है। इस गोलिका के केंद्रीय भाग में वसा अम्ल और मोनोग्लिसराइड्स होते हैं जिनके चारों ओर लवण एकत्रित हो जाते हैं। जब मिसेल सूक्ष्मांकुर के नजदीक आती है, विलाई के नजदीक आती है, तब इसमें जो वसा होता है वो कोशिका में घुलनशील होने के कारण मिसेल से मिल जाता है और कोशिका में विसरित हो जाता है। पित्त लवण काइम में रह जाते हैं और फिर से मिसेल बनाते हैं।
कोशिका में वसा अम्ल और मोनोग्लिसराइड चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका में प्रवेश करके नई ट्राइग्लिसराइड संश्लेषित करते हैं। इन ट्राइग्लिसराइड्स अणुओं को चारों ओर से प्रोटीन घेरे रहती है और इस प्रकार लियो प्रोटीन से बनी गोलिकाएं काइलोमाइक्रॉन कहलाती है। काइलोमाइक्रॉन एक्सोसाइटोसिस के द्वारा बाहर निकल जाती है और लसिका कोशिका में चली जाती है। ये लसिका तंत्र से होते हुए शिरा के रुधिर प्लाज्मा में पहुंच जाती है। प्लाज्मा में लिपोप्रोटीन लाइपेज की सहायता से इनको वसा अम्ल और मोनोग्लिसराइड्स में बदल देते हैं। निष्क्रिय अवशोषण या पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत अधिकतर पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर सामान्य विसरण के द्वारा आंत उपकला से सिरकाओं से बनी रक्त कोशिकाओं के द्वारा यकृत निवाहिका उपतंत्र में चले जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा, एटीपी ऊर्जा या किसी भी प्रकार का आयन की सहभागिता नहीं होती। इस विधि से विटामिन, प्यूरिन और पिरिमिडिन का अवशोषण किया जाता है। पदार्थों का अवशोषण आहार नाल के विभिन्न भागों में जैसे मुख, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत में होता है, जैसे कि यहाँ पे आप चार्ट में देख पा रहे हो। अवशोषित खाद्य पदार्थ अंत में रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचा दिए जाते हैं। भोजन के ये अंतिम उत्पाद कोशिकाओं में जाकर उपापचय की क्रियाओं के द्वारा कोशिकाओं के हिस्से या अंश बन जाते हैं। इसे ही स्वांगीकरण या एसाइमेलेशन कहा जाता है। भोजन का अपचित शेष भाग वृहदांत्र में आता है और इसमें अनेक जीवाणु होते हैं जो अपचित क्षेत्र में उपस्थित सेल्यूलोज का अपघटन कर देते हैं। वृहदांत का मुख्य कार्य जल अवशोषण और मल बनाना होता है। कोलन में अधिकांश जल का अवशोषण हो जाता है और खनिज भी अवशोषित हो जाते हैं। शेष बचा हुआ अपचित भाग श्लेष्मा, मृत उपकला कोशिकाएं, मृत जीवाणु, बिलीरुबिन इनके साथ मिलकर स्टूल या मल बना देते हैं और ये जो है मलाशय में भेज दिया जाता है, जहाँ पर ये संचित होकर रहता है और समय समय पर मलाशय की भित्ति के संकुचित होने पर ये जो है वो एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस घटना को बहिक्षेपण या इजेशन या डिफेकेशन कहा जाता है और ये जो क्रिया है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रित किया जाता है और ये पूर्ण रूप से बृहदांत के निचले भाग के उद्दीपन से उत्पन्न प्रतिवर्ती अनुक्रिया रिफ्लेक्स रिस्पांस के कारण होता है। ये तभी होता है जब मलाशय की भित्ति पर से मल का जो दाब है एक निश्चित सीमा तक लगभग 20 मिलीमीटर Hg तक पहुंच जाता है और ये एक ऐच्छिक क्रिया है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पाचन तंत्र के विकार और अनियमितताएं कौन कौन सी हैं। आहार नाल या आंत्र नलिका इंटेस्टाइन ट्रैक्ट का शोध जीवाणुओं, बैक्टीरिया और विषाणुओं, वायरस के संक्रमण के होने से एक सामान्य विकार है, जनरल डिसीज है। आंत्र संक्रमण परजीवियों जैसे कि फीता कृमि, टेपवर्म का आप लोग नाम सुने होंगे, राउंड वर्म है ना, गोल्ड कृमि, सूत्र कृमि, थ्रेड वर्म और हुक वर्म, पिन वर्म, ये सब जो है बचपन में 5 साल तक के बच्चों को बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है, बड़े को भी ये हो सकता है। तो ये सब जो है वो पेट संबंधित, डाइजेस्टिव सिस्टम संबंधित तकलीफ को बढ़ा देते हैं। पाचन तंत्र से संबंधित कुछ प्रमुख व्याधियां या रोग डिसीज जो हैं वो, उनमें से पहला है पीलिया या जॉन्डिस। जॉन्डिस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पीलिया है ना। ये यकृत के प्रभावित होने से होता है और जीवाणु जनित रोग है, जीवाणुओं के कारण होता है, जीवाणुओं के ये फैलाते हैं। ये रोग जो है वो बाइल पिगमेंट के जमा होने के कारण त्वचा और आंखें पीले रंग की दिखाई देती हैं, है ना। यकृत के द्वारा बाइल पिगमेंट्स को पूरी तरह रिमूव नहीं किया जाता है, ये जमा हो जाता है यकृत में, तब आंखों का रंग, त्वचा का रंग, नाखून का रंग पीला हो जाता है धीरे धीरे। और अगर सही समय पे इसका उपचार ना किया जाए तो ये मृत्यु कारक भी हो सकता है। सेकंड है वमन या वोमिटिंग। आमाशय में जो संग्रहित भोजन है वो नीचे की ओर इसका अभिगमन होता है, लेकिन कभी कभी ये विषाक्त पदार्थों के कारण, गैसों के कारण, डाइजेशन सही नहीं हो पाने से इसका जो प्रेशर है वो ऊपर की ओर होता है और जो भोजन हम किए रहते हैं, जो आमाशय में संग्रहित रहता है, वो मुख के द्वारा बाहर निकलता है प्रेशर के साथ। इसे ही वमन या वोमिटिंग कहा जाता है।
और ये एक प्रतिकृति क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन है, जो कि मस्तिष्क में स्थित मेडुला में जो वोमिटिंग सेंटर होता है उसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उल्टी या वमन होने से पहले बेचैनी की अनुभूति होती है। प्रवाहिका या डायरिया, आंत में असामान्य गति का बार बार होना और मल का अत्यधिक पतला हो जाना प्रवाहिका या डायरिया कहलाता है। इसमें भोजन अवशोषण की क्रिया जो है वो घट जाती है, सही ढंग से अवशोषित नहीं हो पाता है, पानी जो है वो अवशोषित नहीं हो पाता है ना, और ये जो है वो बाहर निकल जाता है मल के साथ, तो इसलिए शरीर में पानी की क्षति हो जाती है। कब्ज या कॉन्स्टिपेशन, इसमें मलाशय जो है वो रेक्टम में मलाशय या रेक्टम में मल रुक जाता है, यानी शरीर के द्वारा पानी ज़्यादा अवशोषित कर लिया जाता है और मल जो है वो कड़ा हो जाता है और आंत की गतिशीलता जो है वो अनियमित हो जाती है। अपच या इंडाइजेशन, इस स्थिति में भोजन पूरी तरह नहीं पच पाता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता, यानी सरल अणुओं में नहीं तोड़ा जा सकता है डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा, और पेट जो है वो भरा भरा महसूस होता है। अपच एंजाइमों के स्रावों में कमी, व्यग्रता, खाद्य विषाक्तता, अधिक भोजन करने, ओवर ईटिंग और मसालेदार भोजन करने के कारण होता है। तो इस प्रकार आज डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का चैप्टर हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।